चलो हम लोग पहले टीलोमेयर का बचा हुआ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये पॉइंट्स हालांकि उसी टाइम मुझे बताना चाहिए लेकिन उस टाइम स्किप हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आ चुका है। तो मैं सारी पॉइंट टीलोमेयर के यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ जो भी छूट रखा था। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि टीलोमेयर क्या होता है, तो आप सबसे पहला पॉइंट तो उसके बारे में क्या बोलोगे? इट इज द एंड पार्ट ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का जो किनारा है, एंड पार्ट, क्रोमेटिड का जो किनारा है वही क्या है? टीलोमेयर है। जो पॉइंट छूट गया था वो क्या था? जो खास बात है उसमें पॉइंट ये सब छूटा था कि, एक सेकेंड, हाँ, कि ये जो टीलोमेयर है इसमें जो डीएनए सेगमेंट है, देख रहे होगे तुम, ये देखो डीएनए सेगमेंट, ये पूरे क्रोमेटिन में डीएनए, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये ऊपर वाला मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये नीचे वाला फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 2 है। आप जानते हो हर एक क्रोमोसोम में, अगर क्रोमोसोम बोला है मैंने तो मेटाफेज की बात चल रही है, हर क्रोमोसोम में 4 टीलोमेयर होता है क्योंकि 2 क्रोमेटिड होता है और हर क्रोमेटिड का 2 किनारा। आप एक बात गौर करो, क्रोमेटिड के अंदर आपको पता है डीएनए होता है, उसके चारों ओर प्रोटीन वगैरह होता है, और वो ब्लैक वाली क्या है? पेलिकल कवरिंग, आपको पता है ये सब, और एक कंडेंसेशन हो के बनाए फाइनली एक क्रोमोसोम। तो आप एक बात गौर करो, जो टीलोमेयर वाले सेगमेंट में डीएनए है, आप एक बात गौर कर पा रहे हो, वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि पूरे डीएनए में, पूरे जो क्रोमेटिन में डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, मगर टीलोमेरिक सेगमेंट में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या बताना है? हैव सिंगल, एसएस का मतलब पता क्या होता है? स्मॉल में एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये बार बार डिनोट होता है, आप लिख लो। एसएस का मतलब आपको कोई नहीं बोलने वाला, एसएस का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, स्मॉल में सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, तो हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तीसरा बात, जो खास बात मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरा बात जो है यहाँ पे वो क्या है? देखो क्या होता है ना, पूरे डीएनए में सीक्वेंस क्या होगा वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म टू अलग अलग वेरी करता है, ठीक है, लेकिन जो टीलोमेयर का जो डीएनए सीक्वेंस है ना बहुत स्पेसिफिक होता है। रुकना एक सेकेंड, हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे, ये जो टीलोमेयर का डीएनए सेगमेंट होता है ना बहुत स्पेसिफिक होता है। और मैं अगर एग्जांपल क्या लिखोगे इसके बाद? हैव स्पेसिफिक, हैव स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, हैव स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ऐसे लिखो। डीएनए सीक्वेंस को तुम अभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि 11th के बच्चे हो, ऐसे लिखो हैव स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड SEQUENC सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना बड़ा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन के अंदर यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है वो होता है आपका TTA और मैं बता दूं बच्चों, ये टी जो होता है ये होता है 5' एंड पर और ये होता है 3' एंड पर। अब ये सवाल अभी उनको समझ में नहीं आ गया कि 5' एंड क्या होता है, 3' एंड क्या होता है। बस आप इतना समझो, जो डीएनए होता है ना, डीएनए का 2 एंड होता है, एक एंड को बोलते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड है ना, उसके एक एंड को बोलते हैं 5' स्ट्रैंड, और एक एंड जो उसका इधर किनारा खत्म हुआ है उसको बोलते हैं 3' स्ट्रैंड, ठीक है। 5' और 3' स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये 5' स्ट्रैंड है, ये दूसरे वाले डीएनए का, ये उसका 3' स्ट्रैंड, और ये उसका यहाँ पे कहीं खत्म हुआ होगा 3' स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये अब होता है, वो समझो आप 12th में समझोगे 5' 3' क्या होता है, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस याद रखो डीएनए का जो दोनों धागा है दोनों का 2-2 किनारा होता है जिसको 5' और 3' एंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो TTA GGG है, ये ह्यूमन के अंदर जो टीलोमेरिक डीएनए है उसका सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और बड़ा स्पेसिफिक होता है ये, और आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसका मतलब आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे अगर इसमें इसको थोड़ा जूम कर दूं तो आप यहाँ क्या लिखोगे? TTA GG, ये जो आप सिंगल स्टैंडर्ड देख रहे हो ना उसमें ये पूरा का पूरा है TTA, ये 5' एंड पे और ये 3' एंड पे।
और ऐसे इधर भी होगा, और ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी। यानी कि ये जो पूरा सेगमेंट आप देख रहे हो ना, यही है सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इन टीलोमेयर। ह्यूमन के अंदर की बात कर रहे हैं, और बहुत स्पेसिफिक होता है। तो क्या अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसमें एक थायमीन, सॉरी 2 थायमीन, 1 एडेनिन और 3 गुआनिन आ रहा है, तो क्या आप इसको, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है? सबसे ज्यादा गुआनिन। तो क्या आप इसको जी रिच, मतलब गुआनिन रिच, क्या आप इसको जी रिच डीएनए सेगमेंट बोल सकते हो? जी रिच डीएनए सेगमेंट। ए बंद करो, साउंड बंद करो। जी रिच डीएनए सेगमेंट बोलोगे? ये है जी रिच डीएनए सेगमेंट। और ये ह्यूमन के अंदर की हम बात बता रहे हैं, और यही पूछा भी जाता है अक्सर। बाकी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेलोमेयर का डीएनए सेगमेंट अलग अलग होता है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होता है बहुत स्पेसिफिक होता है और जी रिच होता है। अब समझना इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का पाए जाने का क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको क्या बताया है, आमतौर पे जी बॉन्डिंग करता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ए बाइंडिंग करता है टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ। आमतौर पे ये होता है, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी। यानी कि अगर ये एक स्ट्रैंड है, आपको पता है अगर इसके सामने इसको कोई दूसरा सामने स्ट्रैंड आ रहा है, बाइंडिंग कर रहा है, तो अगर यहाँ जी रहा होगा और यहाँ सी रहा होगा तभी ये दोनों बाइंडेड है। यहाँ ए रहा होगा तो यहाँ टी रहा होगा तभी ये बाइंडेड है। लेकिन मान लो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड हो और यहाँ पे सामने, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस हो और यहाँ पे सामने में कुछ हो ही नहीं, तो क्या ये पर्टिकुलर सेगमेंट किसी के साथ फ्यूज हो सकता है? मतलब किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। अब समझना मेरी बात, हम क्या बोलने जा रहे हैं, मेरी बात समझना। इस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का पाए जाने का सिग्निफिकेंस क्या है? कहते हैं कि इसका पाए जाने का सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस क्या है? तो कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। सुना ध्यान से, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। कहते हैं कि एक, मतलब कि क्रोमोसोम का फ्यूजन हो जाता है। एक बात बताओ, अब अगर डीएनए सेगमेंट इस टीलोमेरिक सेगमेंट पे भी ऐसा रैंडमली होता, कोई ना कोई डीएनए सेगमेंट होता यहाँ पे, तो सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसा कोई डीएनए सेगमेंट होता और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड की संभावना होती, तब तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो डीएनए सेगमेंट है और यहाँ पे जो डीएनए सेगमेंट है, वो दोनों आपस में पहली बात तो बॉन्डिंग कर लेते हैं। दूसरी बात, अब ये जो क्रोमोसोम का फ्यूजन बोला है मैंने, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, और ये है क्रोमोसोम नंबर 2। ये ब्लू वाली इसका टीलोमेर है, और ये वाली जो ये आसमानी कलर की ये इसका टीलोमेर है, ठीक है, क्रोमोसोम 1 और 2 का। अगर यहाँ वाले 5 to 3' एंड वाले जो डीएनए सेगमेंट है, अगर यहाँ के 5 to 3' वाले के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी रख लेते, तो बताओ क्या वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो सकते थे? ऐसे ये लाल वाला उधर से आ जाता और ये वाला इधर से आ जाता ऐसे, और क्या ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते? यस और नो? अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी रहता तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बताते हैं क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है वो है TTA जी, और यहाँ पे जो डीएनए सेगमेंट है वो भी वही है, इधर से TTA जी। क्या, सुनना ध्यान से, क्या GT के साथ बाइंडिंग कर सकता है? नहीं, 3 को जी लगातार है, GT के साथ बाइंडिंग कर ही नहीं सकता है। उसके बाद जब आएगा ए, इधर लो अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, TTA जी, और इधर से भी वही है TTA जी। ये डीएनए सेगमेंट है, ये लाल वाली है, ठीक है, और ये इस कलर की है, ठीक है। अब बताओ क्या इन दोनों में बाइंडिंग पॉसिबल है? क्या ये कभी फ्यूज कर पाएंगे? अरे जी तो टी के साथ बॉन्डिंग करता ही नहीं है, करता ही नहीं, क्या कभी ये फ्यूज कर पाएंगे? इसीलिए डीएनए का किनारे को सिंगल स्ट्रैंडेड रखा भगवान ने, और ये ऐसा मैकेनिज्म है कि जब जब उसका रेप्लिकेशन भी अगर होगा टीलोमेरिक सेगमेंट का, मैं बताऊंगा अभी रेप्लिकेशन कौन करता है, लेकिन उसके अगले वाले सेगमेंट जो आगे हैं वहां पे डीएनए सेगमेंट है ही नहीं, तो रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। और जब रेप्लिकेशन होकर नया डीएनए सेगमेंट बनेगा, तो लास्ट वाले सेगमेंट में फिर से, अगर ह्यूमन की बात चल रही है, फिर से लास्ट वाले सेगमेंट में यही सेगमेंट आएगा, TTA जी। अब कैसे आएगा, कौन लाएगा, ये सब बातें तो आपको मॉलिक्यूलर में समझ में आएगी। यहां मैंने इसलिए बता दिया कि बार बार आपका ये क्वेश्चन आ रहा था, तो आप तो बस इतना छोड़ो, वो सब छोड़ो, आप तो बस इतना ध्यान रख लो कि टीलोमेरिक डीएनए सेगमेंट
सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वहां बहुत स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट होता है। ह्यूमन के अंदर की बात करें तो TTA GGG 5 to 3 एंड में उल्टा करके पूछ लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, GGG ATT हो जाएगा, ठीक है। और ये जी रिच डीएनए है, जी रिच डीएनए है। सिग्निफिकेंस क्या है? क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकता है ड्यू टू नो कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं रहने देता है, नो कॉम्प्लीमेंटरिटी। बाकी अगर आपको इस बात समझ में नहीं आया तो आप चिंता मत कीजिए, आपको 12th में मॉलिक्यूलर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ना ही कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल सिखाया है, ना ही मैंने आपको अभी बॉन्डिंग सिखाया है दोनों स्ट्रैंड के बीच में। लेकिन इतना बात आप यहाँ पे जरूर समझ लीजिए कि डीएनए सेगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है टीलोमेर में, खास होता है, स्पेसिफिक होता है। ह्यूमन में पूछे तो TTA GGG जीरिच डीएनए सेगमेंट होता है, और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये उस डीएनए सेगमेंट के वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंटरिटी उसका यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन होने से रोकेगा, यही सिग्निफिकेंस है। बोलो इतना बात जो समझाई समझ में आया? बोलो जल्दी, सब लोग हाथ खड़ा करो, समझ में आ गया तो। चलो चलो अब आगे क्या देख, इसको बंद करो, सर एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ, चलो बोलो। सर तब तो जो लैब वगैरह में मॉडल रखा रहता है डीएनए का, वो तो गलत है। कितना तुम कॉन्ट्राडिक्शन करते हो यार, वो सब मॉडल रखा जाता है बस, सही मॉडल कहीं पे बनता है क्या? सही मॉडल बनाने के लिए कितना चीजें ध्यान रखना पड़ेगा पता भी है? कल तुम यूट्यूब वाला डायग्राम में निकाल रहे थे गलतियां, अरे वो सब बस ऐसे ही है। लैब वगैरह में डीएनए रखा जाता है उसमें कई चीज गलत है, पता है? उसमें तुमको एक एक सीरीज दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे रहता है, एक एक सीरीज दिखाया जाता है, एक सीरी होता ही नहीं है, या तो डबल सीरी होता है या तो 3 सीरी होता है, बहुत चीज गलत है उसमें। अब भाई बच्चे को दिखाना है बस स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, बाकी अगर सब कुछ मॉडल से समझ में आ जाता है तो क्लास में क्यों पढ़ाते हैं हम लोग? हम तो तुमको डीएनए सेगमेंट का मतलब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे ना। ये इस अच्छा एक बार बताओ, ये लास्ट में सिंगल स्टैंडर्ड होता है तब ना अलग से बता रहे हैं टीलोमेर के बारे में, तो वो टेक्निकली गलत है। लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी कि गलत है तो लैब से जाकर उठा के फेंक देंगे, तोड़ देंगे, गलत है, नहीं तो गलत है, ये थोड़ी होता है भाई। है समझाने के लिए, बच्चों को रखा गया समझाने के लिए, तो समझो और क्या है। चलो इतना बात हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ सर जैसे सर एक क्रोमेटिड है जैसे, तो उसमें कितना डीएनए होगा सर? एक क्रोमेटिड में डीएनए एक होता है। तुम डीएनए के बारे में पूछ रहे हो या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में पूछ रहे हो? सर डीएनए के बारे में पूछ। अरे भैया ये बात कितनी बार बता दिया यार, ये एक क्रोमेटिड देता है, देखो ये पूरा एक क्रोमेटिड है और उसमें एक डीएनए है लाल वाला। तो इसका मतलब ये ना सर, एक्स शेप में 2 डीएनए रहता है सर। हाँ तो ये बात आज तुमको पता चल रहा है क्या? ये बताओ कितना पहले बता चुके हैं? बैकअप सर कल क्वेश्चन बना रहे थे ना सर एनसीईआरटी का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, नहीं इस ना, वजह से बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, ये बता रहे हैं ना, ये चीजें अब तुमको वेरी करेगा। अगर बोल देंगे एस फेज में, तो एस फेज में यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और एक ही क्रोमेटिड के अंदर, पहली बात वहां क्रोमेटिड नहीं होगा, क्रोमेटिन होगा, धागा होगा। तो ये बात तुमको पहले भी बताया, तुम ही पूछा था। एस फेज में डीएनए का हो जाएगा रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेटेड डीएनए यहीं कहीं बगल में मिलेगा ऐसे, और धागा हो जाएगा मोटा एस फेज में। उसके बाद वो चलते रहेगा आगे। अब चलते रहेगा, अब देखो ये तो हम क्रोमोसोम दिखा रहे हैं ना भाई। क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम बोलेंगे तो एक क्रोमेटिन में एक ही डीएनए होगा। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से फेज का बात किया है, वो सब अभी हम तुमको सिखा देंगे। क्रोमोसोम बोले मतलब मेटाफेज, मेटाफेज मतलब ऐसा बना ही तब है जब क्रोमेटिन हुआ होगा कंडेंस, ठीक है, ऐसा बना ही तब है जब क्रोमेटिन कंडेंस हुआ होगा। एक क्रोमेटिन में एक ही डीएनए होता है, बाकी वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अभी हम सिखा देंगे। ये बात समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मिटाएंगे इसमें कुछ चीजें, मिटा दें। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर एक डीएनए में 2 फाइबर होता है सर, उस डीएनए में फाइबर 2 का भी फाइबर नहीं, कुछ 2 स्ट्रैंड होता है। नेम है? ये सर 2 स्ट्रैंड जो फाइबर टाइप का दिख रहा है उसका भी कुछ नाम होता होगा? डीएनए स्ट्रैंड,
या फिर उसको टेम्पलेट और सिंपली नॉन डीएनए टेम्पलेट, स्ट्रैंड बोलते नहीं टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट वो तुम मॉलिक्यूलर में समझ पाओगे, अभी नहीं समझोगे। टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, सेंस या एंटी सेंस ऐसे कहते हैं, ठीक है। वो सब तुम 12th में समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे। डीएनए का स्ट्रक्चर अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो हाँ, अब हमको एक बात समझाना है कि टीलोमेर सेगमेंट जो डीएनए है सिंगल स्ट्रैंड। अब जो ये टीलोमेर है, टीलोमेर क्या है भैया, उसमें डीएनए सेगमेंट है ना, तो इसका डीएनए सेगमेंट क्या रेप्लिकेट करता है टीलोमेर का? तो देखो ट्रांसक्रिप्शन तो कभी शो नहीं करता, इतना बात ध्यान रख लेना। लेकिन अगर रेप्लिकेशन की बात आती है ना, मैंने कहा था ना कॉन्ट्राडिक्शन होता था यहाँ पे, मैं अब आज क्लियर कट बता देता हूँ क्या है बात। पहले बात इसके बारे में क्या लिख दो, अच्छा अगला पॉइंट है, उसी स्क्रीनशॉट के बाद इसी में पॉइंट कंटिन्यू करोगे। नेवर ट्रांस नेवर शो ट्रांसक्रिप्शन, नेवर शो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कभी शो नहीं करेगा, ठीक है, बट रेप्लिकेट, बट रेप्लिकेट बाय एंजाइम, बाय एंजाइम नॉन एज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, एंजाइम का नाम तुमसे बार बार पूछा जाता है, टीलोमेरेज, टीलोमेरेज। ये टीलोमेरेज एंजाइम रेप्लिकेट करता है उसका। मैं बता दूं बच्चों एक बात, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनएपी कहते हैं शॉर्ट में, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से लेकर यहां तक के सेगमेंट को ही पॉलीमराइज कर पाएगा, और इसमें भी यहां से लेकर केवल यहां तक के सेगमेंट को पॉलीमराइज कर जाएगा। और डीएनए पॉलीमराइज कैसे करेगा, 12th में समझ में आएगा। और डीएनए पॉलीमराइज करेगा भैया, मैं किनारे वाले को पॉलीमराइज नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है। अब ऐसा क्यों, ऐसा बात तुमको 12th में समझ में आ जाएगा, बस इतना समझो। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर लाके जोड़ता है, ये क्या होता है बात अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, इतना समझो प्राइमर होता है कुछ, ठीक है, उसी से स्टार्टिंग होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है केवल उस सेगमेंट का कर पाएगा मतलब कि रेप्लिकेशन जहां पर डबल स्टैंडर्ड है, और उसी अब फिर ट्रांसक्रिप्शन वाले भी एंजाइम होते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज होता है अलग अलग, ठीक है, तो वो भी वही सेगमेंट में कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड वाला है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए उसका तो कोई एंजाइम है ही नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया नेवर शो ट्रांसक्रिप्शन। मगर एक एंजाइम है टीलोमेरेज, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है जहां पर टीलोमेर सेगमेंट है उसके डीएनए को रेप्लिकेशन कराता है, और उस एंजाइम का क्या नाम है, टीलोमेरेज नाम है, ठीक है। और तो इस टीलोमेरेज के बारे में क्या बोलोगे, इस टीलोमेरेज के बारे में क्या बोलोगे, परफॉर्म्स रेप्लिकेशन ऑफ, परफॉर्म्स रेप्लिकेशन ऑफ ओनली टीलोमेरिक डीएनए, सिर्फ टीलोमेरिक डीएनए के बारे में। अब ये सुनो, ये पॉइंट सारा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल सब पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ टीलोमेरिक, ऐसा नहीं कि टीलोमेरेज एंजाइम पूरे डीएनए सेगमेंट का करा देगा रेप्लिकेशन, नहीं, केवल टीलोमेरिक सेगमेंट का रेप्लिकेशन कराएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट पता है, ये टीलोमेरेज एंजाइम जो है ना, जैसे जैसे सेल का एज बढ़ता है, हमारा एज बढ़ता है तो सेल का भी एज बढ़ता है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी घटती जाती है। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट्स एक्टिविटी स्लोज डाउन ऑन एजिंग, एज बढ़ने के साथ साथ इसकी एक्टिविटी क्या होती है, स्लो होती है। अब बोलो, यहीं पे मैंने समझाया था ना कि एज बढ़ने के साथ साथ अगर ऐसा है तो उसकी एक्टिविटी घटती जाती है टीलोमेरेज की। तो बताओ, जब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो बाकी सेगमेंट का तो डीएनए पॉलीमरेज कराएगा रेप्लिकेशन, और टीलोमेरिक सेगमेंट का तो टीलोमेरेज कराएगा। तो जब आप यंग हो, सेल यंग है, तो उस टाइम तो टीलोमेरिक सेगमेंट का भी रेप्लिकेशन हो रहा है टीलोमेरेज के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसकी एक्टिविटी घटती जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब जो सेल रेप्लिकेशन करेगा, मतलब कि सेल जो डिवाइड करेगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि टीलोमेरेज एक्टिविटी घट रही है ना, फिर छोटा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि टीलोमेरेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, अब सेल का टीलोमेरिक सेगमेंट तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, मतलब कि वो रेप्लिकेशन कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब टीलोमेरिक सेगमेंट जब रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तब तक में और भी डीएनए पॉलीमरेज वगैरह भी नहीं एक्टिव हो पाते हैं, तो कुल मिला के उसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ सेल। लेकिन एजिंग सिम्टम्स पहले कौन ला रहा है, टीलोमेरेज या नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज? टीलोमेरेज। क्यों? अगर ऐसा है, टीलोमेरेज के बारे में स्पेसिफाई करके हम बोल रहे हैं कि एजिंग जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी एक्टिविटी घटेगी, तब तो भैया
हर डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का थोड़ा थोड़ा सेगमेंट लॉस होगा, रेप्लिकेट ही नहीं होगा ना। यही पे टेक्निकल पॉइंट है कि एजिंग बढ़ने के साथ टीलोमेयर रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि टीलोमेरेज की एक्टिविटी घटेगी, और इसकी वजह से डीएनए का कुछ कुछ सेगमेंट हर बार हर रेप्लिकेशन में लॉस होगा। तो डीएनए सेगमेंट क्या है, जीन है उसी में, और जीन ही कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है, फंक्शन करता है। तो एज बढ़ने के साथ साथ कुछ ना कोई फंक्शन आपका लॉस होते रहेगा सेल का, ऐसे ही कोई ना कोई ऑर्गन का फंक्शन लॉस हो जाएगा। यही इसी को बोलते हैं एजिंग सिम्टम्स। तो एजिंग बढ़ने के साथ टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी घटती है, इसीलिए एजिंग सिम्टम्स आता है सेल में। सो it is responsible for aging. It is responsible for aging. ये एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एजिंग बाय लॉस ऑफ डीएनए सेगमेंट, बाय लॉस ऑफ टीलोमेरिक डीएनए सेगमेंट, ऐसे बोलो, बाय लॉस ऑफ टीलोमेरिक डीएनए सेगमेंट, बाय लॉस ऑफ टीलोमेरिक डीएनए सेगमेंट ड्यू टू नो ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी नो रेप्लिकेशन, ड्यू टू नो रेप्लिकेशन। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा इसका एक्टिविटी, टेक्निकल पॉइंट है सुनो, टीलोमेरेज का एक्टिविटी घटेगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा टीलोमेरिक डीएनए का, तो डीएनए का कुछ सेगमेंट लॉस होगा, और यही क्या है, एजिंग है सेल का। इसी की वजह से सेल का जो फंक्शन जो है स्लो डाउन होता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी। अब एक क्वेश्चन जो नीट में आजकल ट्रेंड में आ गया है, हालांकि ये चीजें मॉलिक्यूलर में बहुत अच्छे से समझ में आती है, आजकल ये क्वेश्चन नीट में ट्रेंड में आ गया 2-3 सालों में, ठीक है। क्या, जो कैंसर सेल होते हैं ना, कैंसर सेल, मैं आपको कैंसर पढ़ाऊंगा 12th में। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इतना डिवीजन हो रहा है कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके, इतना डिवीजन हो रहा है, इतना डिवीजन हो रहा है कि लगातार सेल बनता जा रहा है, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसका कोई काम ही नहीं है, लगातार बनता जा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, ट्यूमर। तो वो कैंसर सेल के अंदर ये टीलोमरेज एक्टिविटी जो है हाई होती है। तो ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा हूं, किसके बारे में, इस टीलोमरेज एंजाइम के बारे में। क्या भैया, its activity becomes high in cancer cell, in cancerous in cancerous cell, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इन कैंसरियस सेल। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि सेल जो है कभी भी अपना डीएनए सेगमेंट लॉस नहीं करेगी। तो ये कोई अच्छा चीज नहीं है, ये कोई अच्छा चीज नहीं है। टीलोमेरेज एंजाइम का एक्टिविटी स्लो डाउन होना चाहिए, क्योंकि सेल को मरना चाहिए, और हर ऑर्गेनिज्म को मरना चाहिए यहाँ पे आके। ऐसा नहीं कि कोई आया और रह रहा है सब दिन यहाँ पे। तो ये नेचुरल है, डेथ इज नेचुरल, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हर किसी को, हर सेल को, हर ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा, टीलोमरेज की एक्टिविटी हाई हो जाएगी, तो इसकी वजह से पता क्या हो जाएगा, इट्स एक्टिविटी बिकम्स हाई इन कैंसरस सेल्स। सो ट्यूमर सेल या कैंसर सेल, जीएन, कैंसर सेल बिकम्स इमोर्टल, अमर हो जाती है, बिकम्स इमोर्टल, अमर हो जाती है, विच इज हार्मफुल, दिस इज हार्मफुल। यह हानिकारक है, कैसे आपको कैंसर में समझ में आएगा, दिस इज हार्मफुल। अरे टीलोमेयर का एक्टिविटी स्लो डाउन होना चाहिए एज के साथ यार, सेल को मरना चाहिए, आपको भी मरना चाहिए, लेकिन एज के बाद। ये नेचुरल है, हमें भी मरना चाहिए एज के बाद, ये नेचुरल है, किसी को अमर नहीं होने की आवश्यकता है यहाँ पे। लेकिन अगर टीलोमेरेज ही हाई हो गया कैंसर सेल में, तब तो लगातार डिवीजन करते रहेंगे, ये नुकसानदेह है। लेकिन ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ रहा है, ये तो सभी को पता होता है कि कैंसर सेल में टीलोमेरेज की क्या होती है, एक्टिविटी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में नहीं, एक क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में आने लगा, क्या पता है, एक वर्ड होता है म्यूटेशन, एक वर्ड होता है म्यूटेशन, आपको पढ़ाएंगे 12th में जेनेटिक्स में। म्यूटेशन का मतलब इतना समझो, डीएनए सेगमेंट में किसी भी कारण से ऐसा चेंज जिससे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए, समझा? तो एक बार बताओ, ये टीलोमेरेज जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं, टीलोमेरेज एक एंजाइम है, एज
और ये भी प्रोटीन होगा कि नहीं? ये एंजाइम खुद किसी न किसी डीएनए सेगमेंट से बना होगा कि नहीं बना होगा? ये सुनो, ये एंजाइम खुद किसी न किसी डीएनए सेगमेंट से बना होगा कि नहीं बना होगा? ये बताओ ना, प्रोटीन है तो ये प्रोटीन है ना। अरे कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है यार। ये देखो गाल पे हाथ रख के बैठा आराम से, क्या नाम है इसका? शिवानंद। अब बिना माइक का बोल रहा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो ये टीलोमेरेज जो होता है ये भी प्रोटीन है और ये भी किसी न किसी डीएनए सेगमेंट से ही बना होगा, मतलब जीन से बना होगा। अगर ऐसा हो जाए, सुनना ध्यान से, अगर ऐसा हो जाए, म्यूटेशन हो जाए ऐसे जीन में जो टीलोमेरेज एंजाइम बनाता था, सुनना ध्यान से, ऐसा हो जाए, म्यूटेशन हो जाए ऐसे जीन में जो टीलोमेरेज एंजाइम बनाता था, और ये म्यूटेशन कैंसर पेशेंट में हो जाए और कैंसरियस सेल के जीन में हो जाए, तो बताओ ये हार्मफुल है या यूजफुल है? ये हार्मफुल है, यूजफुल है? ये यूजफुल है, यही बताना था। क्योंकि देखो म्यूटेशन जनरली क्या होता है? हार्मफुल होता है। डीएनए सेगमेंट में चेंज जनरली हार्मफुल होता है, लेकिन अगर चेंज ही ऐसे चीज में हो जो ऑलरेडी हार्मफुल है, तो फिर वो चीज बेनिफिशियल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में आ गया है। मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट 2 बार उलटता है और फाइनली आंसर आता है पॉजिटिव, लेकिन 2 बार निगेटिव बातें। एक तो म्यूटेशन अपने आप में निगेटिव बातें हैं, और फिर म्यूटेशन में भी क्या करा रहे हैं? कैंसर सेल। तो यहाँ पे जो 2 बातें निगेटिव है, तो बच्चा को लगता है बहुत ज्यादा निगेटिव बात हो गया है, तो मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। इवन ये यूजफुल है। तो यही बात यहाँ पे लिखना है, क्या है? म्यूटेशन इन टीलोमेरेज फॉर्मिंग जीन, टीलोमेरेज फॉर्मिंग जीन in cancer cell, in cancer yes cell is beneficial, is beneficial for cancer patient। तो जैसे ही साइंटिस्टों को यह पता लगा कि म्यूटेशन से अगर टीलोमरेज एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दें, क्योंकि टीलोमरेज एक्टिविटी, टीलोमेर ज्यादा रहेगा तो एक्टिव ज्यादा होगा, किसी भी कारण से अगर टीलोमरेज एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया जाए, कैसे? टीलोमरेज ज्यादा बन रहा है कैंसर सेल के अंदर, तो उसके जीन में म्यूटेशन करा दो। अब देखो म्यूटेशन कराने के कई सारे काउज है, एक्सरे से भी म्यूटेशन होता है, केमिकल से भी म्यूटेशन होता है। साइंटिस्ट ये बात अब पकड़ चुके हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट में ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है कि जिसको भी कैंसर हुआ उसके क्या करो? एक्सरे वगैरह दो। उसको क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी भी होता है कैंसर में, पढ़ाएंगे। तो रेडियोथेरेपी से क्या करते हैं? म्यूटेशन कराते हैं। किसमें? वो जीन जो टीलोमरेज बनाता है, वो एंजाइम, वो जीन में म्यूटेशन कराते हैं। अगर म्यूटेशन हो गया तो उसका एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा, तो टीलोमरेज कम बनेगा, तो ये जो सेल इमोर्टल हो गई है वो नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूटेशन इन टीलोमरेज फॉर्मिंग जीन इन कैंसरियस सेल इज बेनिफिशियल फॉर कैंसर पेशेंट। बोलो क्लियर है? कैसे? वो मैंने समझा दिया है। तो अब ले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से लेना है तो ये मिटा दो, इसके बारे में तुम बाद में समझोगे। चलो ये भी मिटा दो। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट जल्दी। चलो 1 मिनट बचा है, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो हम बात कर लेंगे। अभिषेक कुछ नहीं बोलेगा, उसका क्लास छोटा, वो वीडियो देखेगा जाके। अतीक, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ईरान? नो सर। हर्ष? हर्ष सो गया, गुड नाइट। शिवानंद? सर नो दिक्कत सर। नहीं है सर, मन में एक बात आ रहा था। अच्छा बोलो, क्या बात आ रहा था? मेरा मन में बहुत बात आता। हाँ क्या बात आ रहा था? सर जैसा कि आप बताएं कि सर जैसे डीएनए का मतलब छोटा होते जाता है, तो इससे हम लोग टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं सर कि आदमी एज पूर्णे के बाद कैसे मर जाता हाँ तो यही तो एजिंग सिम्टम्स है यार। नेचुरल सर, डेथ ये- ऐसा ही होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। नेचुरल डेथ ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सेल मरते जाएंगे। तो कहते नहीं Yes, बूढ़ा sir. हो गया, अब कान सुनाई नहीं दे रहा है, अब फलना काम, यही है एजिंग सिम्टम्स, यही है, यही तो एजिंग सिम्टम्स है। हाँ और बोलो। यस सर। हर्ष क्या नो दिक्कत सर, है? यही बात आ रहा था। वाह गजब बात है। ठीक है, हर्ष क्या बोल रहा था? बोलो। नो सर, वो हम बोल रहे थे लेकिन माइक में ऑन ही नहीं हो रहा था। चलो कोई डाउट भी है? नो सर। चलो ठीक है,
मिलते हैं नए मीटिंग में। हर्ष ये क्या नाम है इसका, अभिषेक, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहां तक का सेगमेंट वीडियो देख लेना, ठीक है? ठीक है ना, यहाँ तक का सेगमेंट वीडियो देख लेना। चलो चलो ठीक है, मिलते हैं नए मीटिंग।